हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैक्स ऑडिट से है। टैक्स ऑडिट क्या है, क्यों है, किसके लिए है, इसका ड्यू डेट क्या है, ये हम लोग सारा कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश होगी कि पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑडिट रूल्स, जिसका सेक्शन बोलता है 44AB। अब ये 44AB क्या बोलता है, इसको जानने से पहले हम लोग इसके ड्यू डेट के बारे में जान लेते हैं कि इसका ड्यू डेट अभी आपका क्या है। असेसमेंट ईयर आपका 23 से 24 और ऑफ कोर्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 से 23। इसका जो कि ड्यू डेट है, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि 1 सितंबर से ऑडिट जो है वो शुरू हो जाता है और उसका लास्ट डेट होता है आपका 30 सितंबर। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि 30 सितंबर के बाद वो डेट को एक्सटेंड करती है या फिर नहीं करती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो कि नॉन ऑडिट का जितना भी केस था, यानी कि इंडिविजुअल और प्लस जो कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी आरटीआर को फाइल कर रहे थे, उनका ड्यू डेट जो कि 31 जुलाई था, उससे डेट उनका एक्सटेंड नहीं किया गया है ना। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 31 जुलाई के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 से 2 दिन या कम से कम 1 वीक का कुछ इस पर राहत मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई भी टैक्स पेयर को राहत नहीं दिया गया है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के तरफ से ये इंडिकेशन है कि भाई देखो, जो कि टैक्स ऑडिट का जो कि डेट है 1 सितंबर टू 38 सितंबर, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो कि टैक्स ऑडिट है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉल करते हो, तो हर हाल में 30 सितंबर से पहले पहले आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट करा लेना है। इसके बाद भी टैक्स ऑडिट का डेट आपका रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको उसी के हिसाब से लेट फाइन प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं हम लोग पहले से इसका प्रिपरेशन कर लें और हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट करा लें। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऑडिट किसके लिए है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है या कौन एचयूएफ है या कौन ऐसी कंपनी है जिसके के लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी है और किसके लिए नहीं है, लेकिन वो चाहे तो वो अपना टैक्स ऑडिट करा सकता है। राइट है, तो हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, ऑडिट का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो कि ये कॉमन है, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्या, एनी बिजनेस यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ वेयर द टोटल सेल्स टर्नओवर और रिसिप्ट से एक्सीड्स कितना 1 करोड़। कभी भाई इन ए ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जो कि इंडिविजुअल है और वो क्या है, एचयूएफ है, अगर उसका टोटल ओवर विद इन फाइनेंशियल ईयर, जिस पर्टिकुलर ईयर का वो रिटर्न फाइल करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि हम ऑडिट में आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना, तो उस साल का उसका टोटल सेल या एग्रीगेट टर्नओवर या फिर उसका टोटल रिसीप्ट्स अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसे चाहिए हैव ए टैक्स ऑडिट, उसे टैक्स ऑडिट कराना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका जो लिमिट है 1 करोड़ की जगह पर क्या है ना, अप टू 2 करोड़ है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कितना है, अप टू 2 करोड़। अगर वो कोई इंडिविजुअल है और एचयूएफ है प्लस पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो चाहता है कि नहीं हमारा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहता है, कोई टेंशन नहीं है, वो प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपना वो रिटर्न फाइल कर सकता है, जो कि ऑलरेडी ड्यू डेट उसका जा चुका है, लेकिन अभी वो अपना फाइल कर सकता है। उसके लिए उसका जो भी लेट फाइन है उसे उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो रही थी किसके लिए भाई, बिजनेस के लिए, जो कि बिजनेस में, बट जो प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, एज ए प्रोफेशनल रिसिप्ट्स ओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा। अगर कोई प्रोफेशनल्स है, अगर उसका टोटल जो रिसिप्ट्स है अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है इन होल फाइनेंशियल ईयर, तो फिर क्या होगा, वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर टैक्स ऑडिट। तो ये सिंपल से इसका रूल है। बिजनेस के लिए 1 करोड़ या फिर ऑफ कोर्स अगर वो नहीं कराना चाहता है तो इसका मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़, और जो प्रोफेशनल है उसका है भाई 50 लाख तक। 50 लाख को जैसे भी ऊपर जाएगा या उसको वो टच करेगा, ऑफ कोर्स वो जो प्रोफेशनल है वो टैक्स ऑडिट में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये बात हुई ऑडिट के लिए। अब आप देख लें कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, आप बिजनेस करते हो
या फिर आप प्रोफेशनल हो, आप किस में आ रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को टैक्स ऑडिट में लेके जाना पड़ेगा। और टैक्स ऑडिट का मतलब ही होता है कि प्रॉपर वे में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, ठीक है ना। बिना उसके काम आपको चलने वाला तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होता है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बैलेंस शीट, उसको प्रॉपर वे में बनाना है, तभी तो जाके उसका ऑडिट होगा ना, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर देखेंगे, ऑडिट इज कंपलसरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड एंड एलएलपी। यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो वो चाहे तो वो ऑडिट से बाहर वो जा सकता है, राइट है। कितना तक हुआ है, 2 करोड़ तक, लेकिन उसको अपना जो कि नेट प्रॉफिट है उसको मिनिमम 8% या फिर 6% उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो तभी जा करके नॉन ऑडिट में वो जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो कि प्राइवेट लिमिटेड है या फिर एलएलपी फर्म है, इस नेचर की कंपनी के लिए बाय डिफॉल्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। देखिए, अब हम लोग इसके और आगे चलते हैं। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट में आ जाता है तो आपको पता है ना कि आपका जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, तो कहने का ये मतलब है कि ऑल डेटा एंट्री मस्ट बी करेक्ट। सारा डेटा एंट्री आपका सही सही होना चाहिए, केवल सही होने से भी मतलब नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स रूल, यानी कि जो इनकम टैक्स का रूल बोलता है उसके मुताबिक आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर वे में करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर के यहाँ लेके जाओगे, क्योंकि इसमें तो सीए फर्म को ही हस्तक्षेप करेंगे ना, उनका वहाँ पर लाइसेंस नंबर जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट भी वही बना करके देंगे गवर्नमेंट को, बिना उनके साइन के, बिना उनके जो कि उनका लाइसेंस नंबर है, उनके बिना तो आपको ऑडिट होने नहीं जा रहा। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स उल्टा सीधा अगर मेंटेन करके रखोगे, आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल नहीं होगा, जीएसटी का जो रूल है अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ऑफ कोर्स आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट का माने कि वो आपका फाइनल नहीं करेंगे, वो हाथ उठा देंगे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से बहुत ज़्यादा हमें झोल झाल नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसे प्रॉपर करके लाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेंगे और ऑडिट में आप जा रहे हैं तो वो आपका ऑडिट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैंने अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के ऊपर, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट में आता है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको कौन कौन सा एंट्री लेना है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना के रखा है। आपको आई बटन में भी वो चीज़ दिख जाएगा, आप चाहें तो वहां से सिंपल वे में उसे देख सकते हैं। तो देखिए, डेटा एंट्री दैट इज आपका परचेज, आपका सेल, आपका रिसीप्ट, आपका पेमेंट, है ना। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी चीज़ों को आपको देखना है कि वो सही है या फिर नहीं है। ऑफ कोर्स जीएसटी के अंतर्गत जितने भी इसमें रूल्स हैं वो आपने सही तरीके से फॉलो किया है या नहीं है। जैसे कि आपका आरसीएम है, आपका एडवांस के अगेंस्ट में आपको जीएसटी का पेमेंट करना है, आपने उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपको टीडीएस का मामला भी है, टीडीएस का मामला भी आपको देखना पड़ेगा, पेरोल प्रोसेसिंग पूरा आपको पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेजुएटी, जो कुछ भी इसमें मामला आपका है वो पेरोल प्रोसेसिंग में आपको देखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स आपकी कंपनी है तो अगर डेफर्ड टैक्स का कोई मामला है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट में फाइनलाइजेशन, ये सारा कुछ आपको करना है, ये तभी होगा ना फाइनलाइज जबकि आपका डेटा एंट्री प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू रूल होगा। तो टैक्स ऑडिट जो बेसिकली जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल आपको सारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आपको बना के रखना है, तभी जाकर के आपके एक एक इनवॉइस का, एक एक वाउचर का चेक इन होगा। अगर उसमें कोई चीज़ अगर त्रुटि होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और अगर आपका कोई लेट फाइन लगना था आपने नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट देना था आपने नहीं दिया, तो ऑफ कोर्स जब तक कि आप उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका पेमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे भी आपका पूरा ऑडिट सही तरीके से होने वाला नहीं है, तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो बात हो रही थी, ठीक है भाई, हमारी जो फर्म है वो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स ऑडिट में आती है या फिर हमें इंडिविजुअल थे, हमने लिमिट को देख लिया, राइट है। अब जैसे कि अब हमें ये बताइए कि हम कैसे ऑडिट से बच सकते हैं, हम कैसे
ऑडिट से बच सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजम्पटिव बेसिस, है ना। सेक्शन क्या बोलता है, 44AD है, 44AD है, और एक और सेक्शन है 44AE। ठीक है, ये जो 44AD है ना, ये किसके बारे में बात करता है, बिजनेस के बारे में, है ना। ये किसके बारे में बात करता है, बिजनेस के बारे में। और 44ADA ये किसके बारे में बात करता है, प्रोफेशनल्स के बारे में। किसके बारे में, प्रोफेशनल्स। और जो 44AE है ये GTA के बारे में बात करता है। ठीक है, ये तीनों का सेक्शन हो गया अलग अलग, और तीनों का रूल भी आपका अलग अलग है। अब अगर हम केवल बिजनेस के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, अगर 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है, यानी कि लेस देन 2 करोड़, इसको इस तरीके से पकड़े, लेस देन अगर 2 करोड़ तक है तब ऑडिट में मत जाएं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप चाहें तो जा सकते हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपका मूड है कि नहीं, कौन इतना प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करेगा, कौन एक प्रॉपर अकाउंटेंट को रखेगा, इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, हम नहीं करवाना चाहते, तो गवर्नमेंट आपसे ये सब मांगेगी भी नहीं। बस आपको क्या करना ना, प्रेजम्पटिव बेसिस पे आपको कुछ दिखाना। तो क्या दिखाना भाई, देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि रिसिप्ट थ्रू बैंक, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, ठीक है ना, और वो आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, तो उसका आपको मिनिमम कितना दिखाना है, 6%। यानी कि आपको उसका मिनिमम 6% आपको डिक्लेयर करना है कि भाई ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, वो डिक्लेयर आपको करना है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आता है ऑफ कोर्स थ्रू कैश, तो मिनिमम आपको उसका कितना दिखाना है, 8%। अब जैसे कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे बैंक में टोटल आए 10 लाख रुपया। कितना आया भाई, 10 लाख रुपया। ठीक है, अब 10 लाख का जो 6% हो जाएगा वह कितना आपका हो जाएगा, 60,000 रुपया, यही होगा ना। अब इसी तरीके से अगर आपका कैश के थ्रू आपका जो टोटल आ जाता है वो 5 लाख रुपया आ जाता है। ठीक है, 5 लाख रुपया। अब इसका आपको मिनिमम कितना आपको डिक्लेयर करना है, अपने रिटर्न में, अपने ITR में 8%, ये मिनिमम रेट है। तभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके हिसाब से कितना, देखो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर होने जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया, है ना, 40,000 रुपया। अब यहाँ A हो गया और ये यहाँ आपका B हो गया, जब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 6 4 10, यानी कि 1,10,000 रुपया। ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर होता है। अगर आप ये एज्यूम कर लेते हो कि हाँ भाई हमें 6% ही दिखाना है और मिनिमम 8% ही दिखाना है, लेकिन इससे नीचे का तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो इसमें किसी भी तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है कि आप इस रेट से नीचे आप नहीं जा सकते, इस रेट से आप नीचे नहीं जा सकते। और अगर है कि नहीं हम इसका नीचे जाएंगे, हमारा जो टर्नओवर है वो लगभग 1,90,00,000 का हो चुका है, अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे तब तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हम इंडिविजुअल हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा टैक्स निकल सकता है ना। तो इससे नीचे का अगर आप सोच रहे हो तब तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप इससे मिनिमम शो कर ही नहीं सकते, यानी कि 6% फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन और अदर्स ऑफकोर्स कैश के थ्रू आता है तो 8%। इसके नीचे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बात हो रही थी किसके लिए भाई, बिजनेस के लिए, राइट है। चलिए अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल के माने जैसे हमारे CA साहब है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लोग प्रोफेशनल में आते हैं। टैक्स कंसल्टेंट है तो ये लोग किस में आते हैं, प्रोफेशनल्स में आते हैं। अब इसके लिए क्या है कि भाई बैंक के थ्रू पैसा आए या फिर अदर मोड के थ्रू आए, यानी कैश के थ्रू आए, दोनों ही में उनको कितना दिखाना है, 50%। तो ये मामला किसके लिए हो गया, जो कि नन ऑडिट है। और नन ऑडिट में कौन आता है, ये ध्यान रखिएगा, कौन आता है, या तो वो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, या फिर वो HUF होगा, या फिर उसका पार्टनरशिप फर्म होगा, है ना। इस तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब इसके लिए कौन सा ITR आपका लगेगा, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स
ऑडिट में आता है, यानी कि आपका टैक्स ऑडिट हुआ है तो आपका ITR 3 जाने वाला है, और अगर नन ऑडिट में अगर आपका ITR जाता है तो वो ITR आपका 4 जाने वाला है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास प्रॉपर वे में जो कि इसका गाइडलाइन है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप टैली, GST, TDS, इनकम टैक्स, TCS, सैलरी प्रोसेसिंग और एक्सेल में आप अगर महारत हासिल करना चाहते हैं, इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत ही कम समय में हमारे कोर्स को बाय करके आप सारा काम सीख सकते हैं। इसमें हम लोग लाइफ टाइम का एक्सेस भी दे रहे हैं, प्लस इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी आपको इसी कोर्स में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, और ISO अप्रूव्ड आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट और अपनी सैलरी को हाई करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को बाय आप कर सकते हैं। ये अभी आपका कॉम्बो कोर्स है और इसमें काफ़ी इसमें ऑफर भी चल रहा है। तो मैं इस कोर्स का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल वे में जा करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग किसी दिन और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।